हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द strategies for enhancement in food production and in that we have discussed about different topics, करेक्ट। जैसे कि हमने एनिमल ब्रीडिंग में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट इंक्लूड्स इन ब्रीडिंग, देन आउट ब्रीडिंग, राइट, एंड इसके अलावा आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, राइट। सो ये सारे टॉपिक किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव discussed controlled breeding methods. What are the controlled breeding methods? Which includes artificial insemination and MOET, multiple ovulation embryo transfer technique. Okay, ये किया था। Next, apart from that we have also discussed about एपीकल्चर, करेक्ट। एपीकल्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो अब एपीकल्चर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिशरीज। ओके, हमने एक थोड़ा सा फिशरीज के बारे में एक आइडिया लिया था इन द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। ऑल्दो ये एनिमल हस्बेंड्री का ही टॉपिक है इन डिटेल, राइट। वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक अंडर एनिमल हस्बेंड्री। बट जब इंट्रोडक्शन किया था एनिमल हस्बेंड्री का, तब हमने एक लाइन में पूरा डेफिनेशन देखा था व्हाट इज फिशरीज। सो फिशरीज इज व्हाट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फिशरीज, इट इज नथिंग बट कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। ओके, याद रखना है, इट इज नथिंग बट कैचिंग, मतलब हम उसको पकड़ेंगे। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? देखो, कुछ फिश जो है वो ईडेबल होंगे, तो ईडेबल पार्ट तो हम लोग खा लेंगे, बट सपोज किसी फिश में क्या है, कांटे लगे हुए, स्पाइंस लगे हुए हैं, तो वो सब हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। दैट विल बी अंडर प्रोसेसिंग। अब कुछ और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे फिश से फिश ऑयल निकालना है, फिश फ्लोर निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे फिश को जो है क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। सो ये याद रखना है कि प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक तरीके से हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। देखिए, शुगर केन एंड शुगर केन जूस, राइट। शुगर केन जो है कहीं ना कहीं वो आपको 4 to 5 रुपीज में मिल जाएगा, बट जब शुगर केन जूस की बात करें तो इट अंडरगोस प्रोसेसिंग। वहां पर आइस की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा लेमन की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से उसका कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, 50 रुपीज, 20 रुपीज। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज प्रोसेस होके आएगी, इट विल बी हैविंग मच मोर कॉस्ट, उसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, चलो अब यहां पर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। फिशरीज याद रखना है कि डज नॉट ओनली इंक्लूड्स फिश, इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेलफिश। ओके, उसके अलावा सम अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज क्रैब्स एंड प्रॉन्स। याद रखना है कि फिशरीज में सिर्फ फिश नहीं होंगे, अदर एक्वाटिक एनिमल्स का भी उसमें हम इंक्लूजन करेंगे। क्लियर है? इसको याद रखना है। व्हाट इज फिशरी? कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड ईटेबल, और यू कैन से एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक क्रैब्स एंड प्रॉन्स। अब फिशरीज की बात करें तो मैंने ये चीज पहले भी बताई कि जो इंडिया का रैंक है फिशरीज में वो है 6th रैंक। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही बताई हुई है। इन वर्ल्ड वाइड इंडिया का 6th रैंक है। अब याद रखना है कि देयर इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, हमारे कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोफेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, सो याद रखना, इस ऑक्यूपेशन में बेसिकली इन्वॉल्व है। और एक और चीज याद रखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिश और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब फ्रेश वाटर फिश का एग्जांपल है कैटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। व्हाट आर द एग्जांपल्स? कैटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। दीज 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश। उसके बाद मरीन वाटर फिश। मरीन वाटर इज खारा पानी, राइट। तो खारे पानी में जो फिश पाए जाते हैं वो है हिल्सा, सर्डाइंस, मैक्रिल एंड पॉम्फ्रेट्स। पॉम्फ्रेट्स वगैरह आपने सुना होगा, राइट। सो याद रखना, हिल्सा, सर्डाइंस, मैक्रिल, पॉम्फ्रेट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मरीन वाटर फिश। अब ये जो फिशरी है ये एक ऑक्यूपेशन है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड होंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट भी होगा इसमें। और एम्प्लॉयमेंट याद रखना है कि फिशरी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो पर्टिकुलरली कहां के लोग फॉलो करते हैं, कोस्टल एरियाज, समुंदर या उसके आसपास के जो एरिया हैं वो लोग इस पॉपुलेशन में मेजरली एंगेज्ड होते हैं। इसको बहुत क्लियरली याद रखना है। अब कहीं ना कहीं इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन यही है कि उनसे उनको क्या होता है, इनकम जनरेट करता है। याद रखना है कि इस ऑक्यूपेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, इन पर्टिकुलरली फ्रॉम कोस्टल एरिया। और क्यों इन्वॉल्व है, बिकॉज उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होता है, राइट, ये याद रखना है। अब जब इनकम जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं ये एक और चीज को फायदा देगा, दैट इज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट। सो याद रखना है कि ये जो ऑक्यूपेशन है फिशरी, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी या फिर जो भी कंट्री है इसको जो बहुत ज्यादा वहां पर फिशरी का इंपॉर्टेंस है, तो उस कंट्री में इसका जो रोल होगा इकोनॉमी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस फिश की डिमांड बढ़ रही है एंड एक्वाटिक एनिमल्स की डिमांड बढ़ रही है, राइट। सो इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, ठीक है, देयर आर फ्यू टेक्निक्स डेवलप्ड, ओके, एंड द टेक्निक इज एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर। एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर, पिसिकल्चर जो है इट इज नथिंग बट जिसमें फिश को हम क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उसको सेल करेंगे। एंड एक्वाकल्चर मतलब ऑल द एनिमल्स। डिफरेंस याद रखना है पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर में। पिसिकल्चर पाइसेस, फिश, तो फिश का कल्चर करेंगे, फिश को बोल सकते हैं हम कि कैच करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे एंड उसको सेल करेंगे। एक्वाकल्चर ऑल द एनिमल्स, नॉट ओनली फिश बट अदर एनिमल्स लाइक क्रैब, प्रॉन्स एक्सेट्रा, अदर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स एंड क्रैब्स एक्सेट्रा, ओके। अब जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा क्या होगा यहाँ पर, जो एक कन्वेंशनल मेथड है उससे ज्यादा अमाउंट में या उससे ज्यादा ही हम इससे, ये जो टेक्निक्स है इससे हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को फ्लोरिश करते हैं। कन्वेंशनल से तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो अच्छा फ्लोरिश हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है तो वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है और ज्यादा क्या हो जाती है, फ्लोरिश हो जाती है, वो इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा ग्रो होने लगती है। तो इस केस में भी यही है, इन because of aquaculture and pisciculture there was intensive increase in the industry or in the occupation of fishery, there was intensive increase। मैं आपको एक stats दे दूं तो कहीं ना कहीं 1950 में 2 मिलियन के करीब इसका प्रोडक्शन होता था, राइट। और आज के टाइम पर ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है टू 15 मिलियन, एंड दिस इज नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन याद रखना है, इंटेंसिव इंक्रीज इन एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। सो याद रखना है दिस इज अबाउट फिशरीज। एग्जांपल्स याद रखने हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिशेस के। उसके अलावा डिफरेंस याद रखना है एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर में। एक्वाकल्चर इज नथिंग बट कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स, एंड पिसिकल्चर इज कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ ओनली फिशेस। दो डिफरेंस, एक डिफरेंस है, याद रखना है दोनों के बीच में। क्लियर है? ओके ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड फिशरी, नाउ द नेक्स्ट इज सेरिकल्चर, राइट। ये आपने, ये टॉपिक काफी कॉमन है, सेरिकल्चर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर लोअर क्लासेस, राइट। सो जस्ट मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूं सेरिकल्चर की, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 3 से 4 साल 5 साल में एक बार, राइट। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस का भी पार्ट है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड लेटेस्ट सिलेबस में इट हैज बीन इंक्लूडेड। So let's start sericulture, right? So sericulture is what? Basically rearing of silkworm in order to get silk. Simple है, याद रखना है। अब इसको एक अच्छे से टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म में कैसे बोलेंगे? सेरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड जूलॉजी। वी आर गोइंग टू अप्लाई द टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो याद रखना, इट इज अ अप्लाइड पार्ट ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी इज अगेन डीलिंग विद एनिमल्स, राइट। सो वी आर डीलिंग विद सिल्कवर्म। So याद रखना है rearing of silkworm for the production of silk. याद रखना है what is the definition of sericulture? It is basically the applied part or applied branch of zoology which deals with rearing of silkworm in order to produce silk. Silk आप सभी ने सुना होगा, सिल्क की साड़ी, right? सोफा वगैरह, then we have pillows, right? So ये सब
आपने देखा ही होगा कि सिल्क से कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, सिल्क से बनते हैं, राइट। सो नाउ अब ये जो सेरिकल्चर है इसका स्टार्टअप की बात करें तो देयर इज वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेरिकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है ये बहुत ही कम पैसे में भी किया जा सकता है और बहुत ही कम स्पेस में भी किया जा सकता है। तो ना स्पेस की ज्यादा जरूरत है और ना ही पैसे की ज्यादा जरूरत है, राइट। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेक्निक को समझने वाला ही जो इंडिविजुअल होगा वही इस टेक्निक को कर सकता है। एक ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन ये नहीं कर सकता, जिसको जैसे एग्रीकल्चर में भी कुछ समझ होनी चाहिए टेक्निक की, राइट, कि कब फसल आएगी, किस तरीके का सॉइल होगा, तो उसी तरीके का कुछ बोल सकते हो मोटा मोटा यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है कि सेरिकल्चर को जो है सेरिकल्चर को कोई समझने वाला भी होना चाहिए कि ये टेक्निक कैसे की जा रही है, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता इसको। अब एक और बात करें तो जो सिल्क वर्म है वो सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और याद रखना है कि जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है वो है मलबेरी सिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। मलबेरी सिल्क इज द बेस्ट क्वालिटी सिल्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बेक्स मूरी। दो चीजें मैंने अंडरलाइन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म का एग्जांपल है बॉम्बेक्स मोरी, जो कि एक बेस्ट क्वालिटी का सिल्क हमको देता है मलबरी सिल्क, ठीक है। मलबरी लीव्स पर होता है, इसी वजह से मलबरी सिल्क, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सिल्क डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मलबरी लीव्स, ठीक है। जितना अच्छे क्वालिटी का मलबरी लीव्स होगा और जितना ज्यादा सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को खाएगा उतना ही बेस्ट क्वालिटी का क्या हमको जनरेट करके देगा, सिल्क, और उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या जनरेट करके देगा, सिल्क, ओके। नाउ एक और चीज याद रखना है, कहीं ना कहीं इनको खतरा होता है कुछ ऑर्गेनिज्म से, सिल्क वॉर्म को बहुत ज्यादा खतरा होता है फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम फंगस एंड फ्रॉम प्रोटोजोआ। तो कहीं ना कहीं याद रखना है कि दे आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। एक और चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेक्निक है या जो जहां पर ये किया जा रहा है उसके आसपास जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। अ लिटिल लिग्नेलेंस कैन कॉज अ डैमेज टू द इंडस्ट्री। थोड़ा सा भी निग्लिजेंस किया तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा और भी उसके प्रेडेटर्स होते हैं सच एज क्रो एंड बर्ड्स, जो कि तत्पर होते हैं इंसेक्ट को या सिल्क वॉर्म को अटैक करने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को याद रखनी है। अब लाइफ साइकिल, आई थिंक आप सभी ने ये लोअर क्लास में लाइफ साइकिल किया ही होगा, जस्ट मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहला जो स्टेज होगा वो एक्स स्टेज। एक्स स्टेज इन द सेंस जो अडल्ट मॉथ होगा वो क्या करेगा, इस मलबरी लीव्स के ऊपर क्या हैच करेगा, एग्स। ये एग्स हैच कर रहा है, राइट। अब ये जो एग हैच किया है ये किसने किया है, अडल्ट मॉथ ने, राइट, अडल्ट सिल्क वॉर्म ने। अब ये जो एग है ये धीरे धीरे करके क्या होगा, डेवलप होगा, राइट, और डेवलप होगा धीरे धीरे करके, और इसी स्टेज को क्या बोलेंगे, लार्वा स्टेज। तो कहीं ना कहीं एक किस तरीके का दिखाई देगा आगे जाकर, ये धागे के जैसा, थ्रेड जैसा दिखाई देगा, राइट, दिस लाइक दिस थ्रेड, ऐसे थ्रेड जैसा दिखाई देगा, राइट, दिस इज योर लार्वा। अब ये जो लार्वा है वो जितना ज्यादा मलबरी लीव्स को खाएगा उतना ही वो क्या होगा, साइज में भी बड़ा होगा, ठीक है। सो दैट इज लार्वा स्टेज। नेक्स्ट है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज याद रखना है, रेस्टिंग स्टेज क्या होता है, बेसिकली आराम करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जब भी हम लोग बेड पर सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक बोल सकते हो चादर ले लेते हैं, राइट, वी टेक चादर। सो यहाँ पर भी वही चीज है कि रेस्टिंग फेज में क्या होगा, ये जो लार्वा है ये उसका जो सलाइवा है वो एक केमिकल सिक्रीट करेगा जो कि उसके बॉडी को कवर कर देगा, लार्वे को बॉडी को क्या कर देगा, कवर कर देगा, राइट। सो कवरिंग जो है, कवरिंग अलोंग विद द लार्वा इज कॉल्ड ककून। और ये कवरिंग किसने सिक्रीट किया है, लार्वा ने। लार्वा बेसिकली क्या कर रहा है, एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है जो कि बाहर जाकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट, सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से वो बाहर जाकर प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये जो कवरिंग होगा बहुत ही थ्रेड जैसा होगा, पतला होगा, ओके। अब धीरे धीरे वो ककून के अंदर है। ककून इज बेसिकली व्हाट, अभी जस्ट मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द कवरिंग, और इस कवरिंग के अंदर है
लार्वा, ठीक है। अब ये जो लार्वा है ये धीरे धीरे करके क्या डेवलप करेगा, ऑर्गन। क्या डेवलप करेगा, ऑर्गन्स। तो ऑर्गन डेवलप होने के बाद उसको हम किस स्टेज में मानेंगे, प्यूपा। प्यूपा स्टेज है जब ऑर्गन लार्वा के डेवलप हो जाएंगे। अब फिर और ज्यादा थोड़ा डेवलपमेंट होगा और 5th स्टेज में आ जाएगा अडल्ट। अब जब भी ये अडल्ट स्टेज में आएगा ये ककून को ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे ही प्यूपा स्टेज से जो सिल्क वॉर्म है वो अडल्ट स्टेज में जाएगा, ककून को ब्रेक कर देगा और वो उड़ जाएगा। ये हो गई लाइफ साइकिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट स्टेज याद रखना है कि जो अडल्ट मॉथ है वो एग हैच करेगा, ले करेगा। फिर वहां पर एग जो है ये धीरे धीरे करके डेवलप होगा इनटू लार्वा बाय फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, ठीक है। जितना ज्यादा मलबरी लीव वो फीड करेगा अपने ऊपर उतना ही बेटर क्वालिटी का सिल्क होगा, उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में सिल्क होगा। फिर लार्वा जो है वो रेस्टिंग फेज में जाएगा। रेस्टिंग फेज में जाने के लिए वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है विच इज नोन एज ककून। तो ककून इज बेसिकली कॉम्बिनेशन इन विच लार्वा इज प्रेजेंट और उसके बाद जो उसका आउटर कवरिंग होगा दैट इज ककून। फिर प्यूपा दैट मीन्स अंदर ही अंदर, ककून के अंदर, मतलब ककून जो है अंदर ही अंदर जो लार्वा है वो धीरे धीरे क्या डेवलप हो रहा है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। जब ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो उस स्टेज को बोलेंगे प्यूपा। फिर कुछ समय बाद ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे एंड दैट स्टेज विल बी अडल्ट स्टेज। और अडल्ट स्टेज में जैसे ही पहुंचेगा इट विल ब्रेक द ककून एंड विल कम आउट। और फिर जो ककून बचा है उसको लेकर उसको फिर प्रोसेस किया जाता है टू ऑब्टेन सिल्क, राइट। जो फूटा हुआ ककून बचा हुआ है, ये जो फूटा हुआ है इसको लेकर उसको प्रोसेस किया जाता है टू ऑब्टेन सिल्क। सो सिल्क आप लोग ने देखा होगा और कभी इसको इस्तेमाल भी किया होगा, इट इज रियली टफ। वो स्टील के जैसा टफ होता है। जैसे आप स्टील जो देखोगे जितना स्ट्रांग होता है सेम उतना ही स्ट्रांग जो है हमारा सिल्क भी होता है, ठीक है। सो ये याद रखना है। दिस इज अबाउट सेरीकल्चर दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सिल्क, ओके। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको टॉपिक क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट है लैक कल्चर। अगेन सेम 3 से 4 साल में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं बट इट इज द पार्ट ऑफ योर स्टेट बोर्ड सिलेबस, सो वी आर डिस्कसिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव। सो लैक कल्चर, अब लैक जो है, लैक कल्चर व्हाट इज लैक वो भी हम देखते हैं। सो याद रखना है कि ये जो लैक कल्चर है इसमें किस इंसेक्ट का इस्तेमाल होता है, ट्रैकार्डिया लेका। ट्रैकार्डिया लेका which is also called कोका लेका, okay, it is also called कोका लेका। सो याद रखना है लैक इंसेक्ट किसी ने पूछा एग्जाम्पल तो ट्रैकार्डिया लेका ऑल्सो कॉल्ड कोका लेका, ओके। अब याद रखना है कि ये जो इंसेक्ट है, अब यहां पर सेम प्रिंसिपल यूज करना है जो कि हमने सिल्क इंसेक्ट के लिए यूज किया है, सिल्क वॉर्म के लिए यूज किया हुआ है, ओके। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्लांट का होस्ट यूज करता है, राइट। या तो प्लांट को बोल सकते हो होस्ट के तौर पर यूज करता है, ओके। और ये जो है एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिलेटेनियस सब्सटेंस विच इज रेजिन। रेजिन के अलावा भी कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेगा बट मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, रेजिन, ठीक है। अब रेजिन में याद रखना है कि कौन जो है ये कौन से पार्ट इस ट्रैकार्डिया लेका का रेजिन सिक्रीट करेगा एंड इट विल बी द डर्मल ग्लैंड्स। डर्मल ग्लैंड्स ऑफ ट्रैकार्डिया लेका विल सिक्रीट रेजिन एंड ट्रैकार्डिया लेका या कोका लेका क्या है, इट इज अ फीमेल लैक इंसेक्ट। तो याद रखना है फीमेल लैक इंसेक्ट ट्रैकार्डिया लेका और कोका लेका एंड इट्स डर्मल ग्लैंड सिक्रीट रेजिन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स विल बी यूज्ड एज अ होस्ट, सो होस्ट के तौर पर प्लांट को यूज किया जाता है। तो कौन से प्लांट्स यूज करते हैं, सक्लेंट ट्विग्स ऑफ प्लांट्स लाइक बबूल, पीपल एंड एक्सेट्रा, ओके। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लैक इंसेक्ट्स, फीमेल लैक इंसेक्ट। अब लैक की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्पोजिशन को याद रखना है, वाटर, रेजिन, मिनरल्स एंड वैक्स। वाटर, रेजिन, मिनरल्स, वैक्स,
ठीक है, ये कॉम्पोजिशन होता है। और इसके अलावा कुछ एल्ब्यूमिनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, एल्ब्यूमिनस सब्सटेंसेस और अल्कलाइन सब्सटेंसेस ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब नेचुरली जो लैक होगा ये कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, लैक प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, जाहिर सी बात है, राइट। अब जो प्योर फॉर्म का लैक है वो है शेल लैक। शेल लैक जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग, ठीक है, वॉश करने के बाद जो लैक है उसको वॉश करने के बाद जो हमको लैक मिलता है उसको बोलते हैं शेल लैक, प्यूरिफाई करने के बाद। कंटैमिनेटेड है, नेचुरली लैक क्या है, कंटैमिनेटेड है, तो जब उसको वॉशिंग वगैरह कर दिया जाता है, प्यूरिफाई कर लिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे शेल लैक। अब शेल लैक की बात करूं मैं तो याद रखना है कि शेल लैक जो है उसको देखो ये हार्ड होगा। सबसे पहले तो याद रखना है कि डर्मल ग्लैंड जो है इसको सिक्रीट करेंगे तो ये बाहर की तरफ कोटिंग के फॉर्म में आएगा, इंसेक्ट्स के कोटिंग, इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर कोटिंग फॉर्म करेगा, राइट, और ये हार्ड हो जाएगा, होगा लिक्विड बट एयर की वजह से, बाहर जो एटमॉस्फेयर का एयर होगा उसकी वजह से ये हार्ड हो जाएगा, राइट। अब हार्ड होने के बाद जैसे कि मैंने बताया इसको फिर ये वही नेचुरल लैक होगा जो कि कंटैमिनेटेड होगा, फिर उसको प्यूरिफाई करके शेल लैक में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब शेल लैक जो है उसको फाइन पाउडर्स में ब्रेक डाउन करते हैं एंड इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, उसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आया जाता है विच इज यूज इन बैंगल्स। उसके अलावा च्युइंगम्स में भी इस शेल लैक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो याद रखना है शेल लैक को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटिंग में दो चीज होती है, पहली चीज को ग्राइंड कर देंगे इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसके बाद इसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर देंगे, ओके। एक और चीज देखो, प्रोडक्शन ऑफ लैक रिक्वायर्स आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, अब ट्रीज जो है ट्रीज अगर कंटैमिनेटेड नहीं होंगी तो क्या होगा, यहां पर जो लैक का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रीज कंटैमिनेटेड इन द सेंस कहीं ना कहीं वो जो ट्री है उसके ऊपर कोई पैथोजन सच एज बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा लैक बनेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, पर कहीं ना कहीं देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कंटैमिनेंट्स, ओके। सो ये याद रखना है। और जैसे कि मैंने बताया जो लैक है इट इज यूज्ड इन बैंगल्स, टॉय, इंक एंड एक्सेट्रा, ओके। लाइफ साइकिल सिमिलर टू सिल्क इंसेक्ट, सिल्क वॉर्म, बॉम्बैक्स मोरी, ओके। पहला आएगा एक्स स्टेज के बाद लार्वा स्टेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉरल्स भी बोलेंगे इसको। फिर लार्वे स्टेज के बाद क्या आएगा, प्यूपा स्टेज, ठीक है। प्यूपा स्टेज जो है धीरे धीरे करके ये डेवलप हो जाएगा इनटू अडल्ट मेल और फीमेल लार्वा इंसेक्ट। अब अडल्ट मेल की बात करें तो इट इज कंप्लीटली मेटामॉर्फ्स, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हुआ है। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होगा कि जो लार्वा स्टेज है उससे अडल्ट स्टेज में जो ट्रांजिशन जो होता है उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीटली होगा वो, ठीक है। और अडल्ट फीमेल में वो प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट होता है, मेटामॉर्फोसिस इज इनकम्प्लीट इन द अडल्ट फीमेल, मतलब अडल्ट फीमेल एक लार्वा से बन रहा है तो उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। सो ये याद रखना है, स्टेजेस, एक्स स्टेज, लार्वा स्टेज, प्यूपा एंड अडल्ट, सिमिलर टू सिल्कवॉर्म, बस ककून वाला फर्क है, ठीक है। वो डिफरेंसेस आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ककून नहीं फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जो बाहर कवरिंग होगी वो किसकी होगी, रेजिन की, लैक की बाहर कवरिंग होगी जो कि ककून की होती थी इन सिल्क। और रेजिन की कलर जो है मोटा मोटा पिंक कलर होगा, रेजिन का जो कलर होगा पिंक कलर होगा, ये भी याद रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये लैक कल्चर भी क्लियर है। लैक इंसेक्ट का एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फीमेल लैक इंसेक्ट। लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल लैक इंसेक्ट दैट इज ट्रैकार्डिया लैका एंड आल्सो कॉल्ड कोका लैका। और फिर लैक का कॉम्पोजिशन याद रखना है, प्योर फॉर्म ऑफ लैक, शेल लैक याद रखना है, ओके। सो याद रखना है ये जो मैंने पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके।